नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे पॉलिटिकल केस पर डिसीजन दिया जो मुझे लगता है कि पूरे देश के विधायकों को ध्यान रखना चाहिए कि उनको कैसे काम करना है। 3 बीजेपी के एमएलए उन्होंने पिटीशन पहले हाई कोर्ट में लगाई थी, फिर उन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट में लगाई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो पिटीशन लगाई उस पिटीशन को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। डिसमिस करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रेजिग्नेशन आपने अपने हाथ से दिया था, अपने हाथ से लेटर लिखा था, भले ही वो धमकी देने के लिए लिखा हो, उसमें जो भी आपका कारण रहा हो, लेकिन आपका रेजिग्नेशन अगर विदाउट फियर था, आपका रेजिग्नेशन अगर किसी दबाव में नहीं था, तो वो मान्य है और जो स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है तो वो फाइनल है। मैं आपको बताता हूँ प्रकरण क्या हुआ। मामला है मणिपुर का। मणिपुर का मामला कुछ ऐसा है, एक्चुअली पहली बार मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी। 2017-18 की सरकार है और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उनको राष्ट्रपति ने एक पुरस्कार भी दिया कि मणिपुर की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों की एक खास बात, असम को उसमें से निकाल दीजिए, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों की खास बात है कि सेंट्रल में जिसकी सरकार होती है वो उसके साथ खड़े होते हैं। ये उनका स्वभाव है। लंबे समय से उनकी राजनीति कुछ ऐसी ही चलती है कि सेंट्रल में जो सरकार होती है वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ चली आती है। हम अगर ये कहें कि वो स्थायी रूप से आ गए हैं या स्थायी सरकार है, तो भी मिस्टर वीरेन सिंह, जो कि पहले किसी डेमोक्रेटिक फ्रंट से चुनाव लड़े थे, फिर वो कांग्रेस में आ गए और फिर फाइनली वो बीजेपी में आ गए। बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ा गया और बीजेपी ने वहाँ पर आमूलचूल जीत हासिल की। जीत पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और एन वीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री बने। चूँकि नॉर्थ ईस्ट का, जैसे मैंने बताया, स्वभाव है और मार्जिन पर सरकार बनी हो तो ये होना स्वाभाविक भी है। मार्जिन पर सरकार से मतलब 60 सीटों की असेंबली है, उसमें से 59 सीट्स की असेंबली पक्की मानी गई उस समय। क्यों? क्योंकि एक एमएलए जो कांग्रेस का था वो डिफेक्टिव घोषित कर दिया गया। 59 का अगर हम आधा करें तो 30 सीटें चाहिए, वो सरकार बना पाएगा। बीजेपी ने उस समय लगभग 20 सीटें जीती, कांग्रेस ने 28 सीटें जीती और जो लोकल डेमोक्रेटिक फ्रंट और ये वो थे, उन्होंने बाकी की सीटें भी जीती। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस ने भी सीट जीती। अब सरकार वहाँ पर बनना, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस थी, लेकिन केंद्र में सरकार चूँकि बीजेपी की थी, इसलिए बाकी के जो छोटे घटक दल थे उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट करना उचित समझा और ऐसे करके बीजेपी के 30 हो गए। 30 अब चाहिए 30 थे और 30 ही हो गए। सरकार चलना शुरू हुआ, मंत्रिपरिषद की होड़ लगी। हुआ क्या कि 9 एमएलए जो कि बीजेपी और उसके सपोर्टेड थे, उसमें से 3 बीजेपी के अपने एमएलए और 6 और एमएलए जो दूसरी पार्टियों के थे जिन्होंने सपोर्ट दे रखा था, उन्होंने सरकार को दबाव में लाने के लिए स्पीकर को इस्तीफा दे दिया। अब स्वाभाविक सी बात है कि 30 जो एमएलए की सरकार है उसमें से 9 अगर इस्तीफा दे देंगे तो 21 बचे। अब 21 में से भी कुछ भाग जाएंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की सरकार तो ऐसे ही बनती है और कांग्रेस के ऑलरेडी 28 थे, उसको केवल 2 चाहिए थे सरकार बनाने के लिए। तो कांग्रेस ने दावे पेश करने शुरू कर दिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना शुरू कर दिया। इन 9 ने सोचा कि मुख्यमंत्री मेरे साथ नेगोशिएट करेंगे और नेगोशिएट करके हमारी सरकार में पूछ हो जाएगी, हमको कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। जब ऐसा हो गया और आप समझते हैं कि जब तृणमूल कांग्रेस के एमएलए सपोर्ट कर रहे हों बीजेपी को उस समय, तो आप सोच सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने किस लिए सपोर्ट किया होगा। तृणमूल कांग्रेस का सिर्फ एक एमएलए था, लेकिन उसने बीजेपी को सपोर्ट किया और बाद में बीजेपी के अंदर ही खटमंडल करके बीजेपी की सरकार गिराने का प्रयास किया। 3 बीजेपी के एमएलए जो सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हुआ क्या कि इन 9 लोगों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया स्पीकर ने। अब
एकदम हतप्रत माहौल हो गया, क्योंकि 9 लोगों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो अब बच्चे 50 सीटों की असेंबली बची। 50 में 25 सीटें जिसके पास होंगी वो सरकार में रहेगा, और कांग्रेस के पास ऑलरेडी 28 थी। लेकिन एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली है वो ये है कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसकी सरकार तभी गिराई जा सकती है जब उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, क्योंकि सरकार तो 30 सीटों को लेकर उस समय बैठी थी। कांग्रेस के पास भले ही अभी 28 थी और भले ही बीजेपी के पास 21 सीटें बची थीं अलायंस मिलाकर, लेकिन और केवल अब चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए 25 सीटों की जरूरत थी और कांग्रेस के पास ऑलरेडी 28 थी। कांग्रेस ने दावा करना स्वाभाविक था कि वो नजमा हेपतुल्ला वहाँ की उस समय की गवर्नर थी, नजमा हेपतुल्ला के सामने दावा करें। लेकिन दावा करेंगे तो दावा तो कर सकते हो, लेकिन ये एक प्रेसिडेंट है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशंस को मानते हुए तय किया था कि देखिए, अगर जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो अगर माइनॉरिटी में भी चला गया, उसके पास अगर पूरी सीटें नहीं भी हैं, तो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को सीधा नहीं हटाया जा सकता। आपको याद होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह के मामले में भी ऐसा ही किया था। आपको याद है कि जगदम्बिका पाल को रातों रात चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलवा दी गई थी और कल्याण सिंह उस समय सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। जगदम्बिका पाल कांग्रेस से आते थे, कुछ बीजेपी वालों को उन्होंने तोड़ लिया था ऐसा कहते हैं, या वो बीजेपी से आते थे, तोड़ लिया था, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सब ने उनको सपोर्ट कर दिया था। गवर्नर को क्लेम किया कि हमको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। ऐसा कहते हैं कि संभल का चुनाव था उत्तर प्रदेश में और उस चुनाव में मुलायम सिंह उपचुनाव में लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट थी। कल्याण सिंह अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्ति थे, करप्शन के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि वो तो नकल अध्यादेश लेकर आए थे, नकल नहीं होने दे रहे थे और बहुत कुछ वो कर रहे थे प्रदेश के अंदर। तो अब कल्याण सिंह जैसा चीफ मिनिस्टर बैठा हो तो फिर सरकार कैसे चुनाव मुलायम सिंह को जीतने देगी? तो ये हुआ कि मुलायम सिंह को चुनाव जितवाया जाए, इसके लिए रातों रात जगदम्बिका पाल को सपोर्ट दे दिया गया और जगदम्बिका पाल गवर्नर के पास चले गए। गवर्नर ने उनको शपथ दिलवा दी, अब वो चीफ मिनिस्टर हो गए। लेकिन कल्याण सिंह को चीफ मिनिस्टर पद से हटाया नहीं। क्यों? क्योंकि कल्याण सिंह को चीफ मिनिस्टर पद से तभी हटाया जा सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ आ गया होता और असेंबली में वो चुनाव हार गए होते, यानी कि असेंबली में उनके पास सपोर्ट ना होता। तो वो भी चीफ मिनिस्टर शपथ खाए बैठे हैं और वो असेंबली में प्रूफ कर चुके हैं पहले मेजोरिटी, और ये नया चीफ मिनिस्टर आपने घोषित कर दिया, पुराने वाले को हटाया नहीं और ना ही उसको असेंबली भेजा। ये एक एनामली क्रिएट हो गई। अब उत्तर प्रदेश में 2 चीफ मिनिस्टर हो गए थे उस समय, जगदम्बिका पाल और कल्याण सिंह। अटल जी बैठ गए अनशन पर दिल्ली में और मामला कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को तभी हटाया जा सकता है, मैं बता रहा हूं कल्याण सिंह का केस, ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर को तभी हटाया जा सकता है जब उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, और पटल ही एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। गवर्नर का घर असेंबली नहीं है, गवर्नर के घर पर परेड करने से कोई बहुमत सिद्ध नहीं हो सकता। ये बात तय कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और अब फैसला हो चुका था कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है भले ही उसके पास मेजोरिटी ना हो, साफ दिख रहा हो कि उसके पास मेजोरिटी नहीं है, फिर भी उसकी सरकार नहीं गिराई जा सकती। उसकी सरकार गवर्नर बनवा सकता है, लेकिन गवर्नर सरकार तभी गिरा पाएगा या तो फ्रेश इलेक्शन हो और या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ आए, अविश्वास प्रस्ताव आए और अविश्वास प्रस्ताव में राज्य में वो हार जाए, मतलब असेंबली के अंदर वो मेजोरिटी सिद्ध ना कर पाए। तो अब एन वीरेंद्र सिंह के साथ भी ऐसा ही होना था कि 25 एमएलए की ज़रूरत थी, 28 कांग्रेस के पास थे और इनके पास 21 थे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये तय कैसे होगा। एन वीरेंद्र सिंह को नजमा हेपतुल्ला ने नो कॉन्फिडेंस मोशन में असेंबली बुला ली, असेंबली में अपना बहुमत सिद्ध करने का कह दिया। बहुमत सिद्ध करने का परिणाम ये निकला कि 21 एमएलए होते हुए भी एन वीरेंद्र सिंह बहुमत सिद्ध कर ले गए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के 28 में से 8 टूटकर पार्टी की व्हिप के अगेंस्ट में वोट दे दिया। उन्होंने
कल्याण सिंह, वो उनको एन वीरेन सिंह को, यानी कि उनके 21 और 8 29 हो गए। इस प्रकार उनकी सरकार बच गई और इनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए थे, तो 25 ही चाहिए थे। इन 8 एमएलएज ने जो कांग्रेस के थे, इन्होंने जो इस्तीफे, इन्होंने जो 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 वोट दिया था अपनी पार्टी के विप के अगेंस्ट में, उनको बाद में डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया। वो बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी से चुनाव लड़े और सरकार में आ गए। इस प्रकार एन वीरेन सिंह ने अपनी सरकार तो बचा ली। अब सवाल यहां पर था उन 3 एमएलएस का। बाकी जो पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों के एमएलए थे, चलो ठीक है, वो नप गए, नखड़े दिखा रहे थे, चले गए। बीजेपी की जो 3 एमएलए थे जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था सरकार को प्रेशर में लेने के लिए, अब उनको पछतावा हुआ, वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब हम सिटिंग एमएलए हैं और हमने तो केवल प्रेशर देने के लिए इनको इस्तीफा दिया था और इसलिए मेरे इस्तीफे को स्वीकार न किया जाए। मेरा इस्तीफा को जो 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 स्पीकर है उसने गलत स्वीकार कर लिया, इसलिए स्पीकर को प्रेशर में लिया जाए। हाई कोर्ट ने इन 3 एमएलएस की प्ली ये कहते हुए खारिज की कि भैया इस्तीफा देते समय आपसे बंदूक रख के किसी ने दिलवाया नहीं था, आप नशे में इस्तीफा दे नहीं रहे थे, आपने धोखे से साइन कर नहीं दिया, आपने अपने हाथ से, मतलब इस्तीफा भी जो लिखा गया वो प्रिंटेड नहीं था, अपने हाथ से इस्तीफा लिखा, अपने साइन किए, साइन करके आप गवर्नर को देकर आए और ये जो इस्तीफा आपका आया वो 3 बार पब्लिश हुआ ऑफिशियल गजट में। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट दिया कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, हम इस्तीफा दे आए हैं और हमें जो कोविड-19 के दौरान जो मिस हैंडलिंग हुई है मणिपुर में, वो मिस हैंडलिंग के खिलाफ हम इस्तीफा दे रहे हैं। हमारी बातें सुनी नहीं गई और सरकार, एन वीरेन सिंह सही से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए हमने इस्तीफा दिया। ये पब्लिक मीडिया में भी है, डोमेन पर है। जब ऑफिशियल गजट में हुआ तो भी आपने जाकर उनको नहीं मना किया और इस प्रकार आपका इस्तीफा स्वीकार हो गया। तो इसमें कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसके आधार पर हम इन दिए गए जो एक्सेप्टेंस गवर्नर ने दी, उस एक्सेप्टेंस को डिस्क्वालीफाई कर दें, उसको रिजाइन कर दें या उसको हम रिजेक्ट कर दें। इस प्रकार 3 एमएलएस के खिलाफ ऑर्डर हो गया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इनको सुनते हुए कहा कि आप मुझे ये बताइए कि कोई ग्राउंड क्या है आपका। हाई कोर्ट ने जो भी किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अगर हमारे पास आए हैं तो हाई कोर्ट के ऑर्डर में कमियां क्या हैं वो हमें बताइए। उन कमियों पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। वही जो बातें हाई कोर्ट को कही थी वही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कही। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एसएलपी को डिसमिस कर दिया और डिसमिस करते हुए कहा कि बीजेपी के ये 3 एमएलए जो ये कह रहे हैं कि मणिपुर के स्पीकर ने उनका इस्तीफा गलत स्वीकार कर लिया, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि हम तो रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, ये नहीं चलेगा और अब आपके इस्तीफे स्वीकार हो चुके हैं, आपका काम खत्म हो चुका है और उन जगहों पर इलेक्शन भी करवा लिया गया है। तो अब कहते हैं गए थे हरिभजन को होटल के पास, यानी कि हम तो भगवान का नाम लेने गए थे। उनको लगा था कि वो सरकार को प्रेशर में ले लेंगे और सरकार को प्रेशर में लेकर वो अपनी मनमानी करवा लेंगे एन वीरेन सिंह से, लेकिन स्पीकर ने बिना किसी रेजिस्टेंस के इस्तीफा स्वीकार कर लिया क्योंकि मुझे लगता है कि पहले से सेटिंग रही होगी कांग्रेस वालों की, अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस की टूट कराएंगे। अच्छा, एन वीरेन सिंह की खास बात ये भी है कि वो पहले कांग्रेस से ही थे और 2 बार मिनिस्टर रहे जिस समय कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। मैंने जैसे कहा कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स तो ऐसी है, जो केंद्र में सरकार होती है उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट रहता है असम छोड़ के। तो फिर एन वीरेन सिंह तो खुद कांग्रेस ही थे, इसलिए कांग्रेस के जो लोग लड़े होंगे और विधायक बनकर आए उनको तोड़ना उनके लिए आसान होगा। और वैसे भी 28 में से 8 अगर टूट जाते हैं, थोड़े और टूट जाते हैं तो क्या वो 1/3 की पॉलिसी में आ जाएगा। खैर, कुल मिलाकर एन वीरेन सिंह अभी चीफ मिनिस्टर हैं और ये 3 एमएलए जो कि बंदर घुड़की दिखाने गए थे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को, वो बीजेपी के ही एमएलए थे। उन्होंने जो इस्तीफा दिया उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया था, उसका अब कुछ नहीं हो सकता। अब मामला डिसाइड हो चुका है। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से असेंबली बनती है। असेंबली कल्याण सिंह के केस में
असेंबली में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सरकारी कमीशन क्या कहता है, और कैसे सरकारों बनी हुई सरकार बिना इलेक्शन के जब गिरती है तो कैसे तय होता है, और किस प्रकार बंदर घुटकी नहीं दिखानी चाहिए, अपनी लाइफ को याद रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।